नमस्कार, सिटीजन लाइव न्यूज़ पर मैं हूं श्वेता सुरभि और हमेशा की तरह एक ख़ास मेहमान फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारे जो ख़ास मेहमान होते हैं उनकी बातें बहुत स्पेशल हुआ करती हैं। अपनी अपनी फील्ड में कुछ ऐसा वो कर गुजरते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा सच में कुछ तो बात है कि इनसे बात की जानी चाहिए, और तभी मैं उन्हें यहाँ बुलाती हूँ बातें करने के लिए। तो कुछ ऐसे शख्स हैं जो अपना वर्क फील्ड, एक अच्छी खासी डिग्री, अपनी नौकरी, सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ अलग करने की धुन में हो जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के उन पर ध्यान दिया जिन बच्चों के पास पढ़ने के साधन नहीं हैं, और उसमें जी जान लगा के पूरी सोसाइटी को जोड़ करके, जबकि अपने पास पैसे नहीं थे। बहुत सारी बातें, कहानियाँ बहुत लंबी हैं, लेकिन उन्होंने अपने बूते शुरू किया। और कहते हैं ना कि लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, बस उसी तरह हम लोग सब शामिल हुए। संस्कारशाला जो लाइब्रेरी है गर्दनी बाग में, उसकी इन्होंने शुरुआत की, अपनी किताबें लिखी, किताबों के बहुत सारे विमोचन हुए, बहुत सारे शुभकामनाएं मिली, और अब ये पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं। हमारे साथ है संजीव कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटीजन जी, सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले ये बताएं कि इतना डिफरेंट फील्ड आपने किया, तो जर्नी कहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंची है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि समाज की जो आज स्थिति हो गई है वो किसी से छुपी नहीं है। चारों तरफ लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। आप सड़क पे निकलिएगा, कोई अच्छी महिला निकलती हैं तो उन पे कमेंट्स होता है। हर जगह एक अराजकता का माहौल बन गया है। और मतलब जो मेरी स्थिति है, नैतिक शिक्षा को मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। तो क्या कर रहे हैं कि अगर पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं तो उन्हें वो छोड़ दे रहे हैं वृद्धाश्रम में। अनाथालय की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। तो मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए और सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति ये नहीं है। हम लोग जिस तरह से अपने आप को आगे पूरे विश्व में दिखाते हैं कि हम लोग सब चीज़ों को लेके चलते हैं, पर अंदरूनी स्थिति वैसी नहीं है। लोग पढ़ भी रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग भी, जैसे आपने सुना होगा रेमंड्स कंपनी के मालिक, उनको भी घर से बाहर निकाल दिया गया था प्रॉपर्टी विवाद में। तो मुझे लगा कि सुधार के लिए प्रयत्न करना होगा, और वो प्रयत्न छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देनी होगी। जी सही। तो जो किताबें आपने लिखनी शुरू की, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और कैसी किताबें लिखी? किताबें मेरी एक आई है उड़ान किताब, जिसका विमोचन उन्होंने किया था सीपी ठाकुर सर ने, जिनको पद्मश्री मिला है डॉक्टर में। और मैंने घरेलू हिंसा या आम जनता को जो परेशानियां हैं, जैसे आम लोगों को कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी सरकार द्वारा सहयोग न मिलने के कारण उनका प्रतिभा का अंत हो जाता है। बहुत सारे छात्र जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, छात्रों का वो लोग समझ नहीं पाते हैं समस्या का। वो लोग तनाव के शिकार हो रहे हैं, वो लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। सोचिए कि 20-22 साल का एक युवा, जिससे देश का नाम रोशन होना है, जो देश को आगे ले जा सकता है, वो तनाव में है, वो डिप्रेशन में है। और अयोग्य लोग, मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर अयोग्य लोग सत्ता में जा चुके हैं, पढ़े लिखे और अच्छे लोगों का जैसे ही नेता की बात आती है, लोग नहीं कहते हैं आप अपने घर में बोलते हैं डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। भैया, आप अच्छे नेता भी बनाइए। वो क्यों? वो देश का निर्धारण करते हैं, देश का भविष्य निर्धारण करते हैं। इसीलिए मैंने राजनीति में आने का प्रण लिया, और इसके लिए मैंने पूरे परिवार के साथ बैठकर, मेरी श्रीमती जी हैं, मेरी बेटी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे माँ हैं, सब लोगों से बैठकर मैंने इस पर 2 घंटे डिस्कशन किया। जब उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारा कहना सही है, तो उनकी इजाज़त मिलने के बाद मैं आया। ये सवाल हमेशा से हमारे पास है कि आखिर युवा क्यों बचना चाहते हैं, क्यों राजनीति में नहीं आना चाहते? अब लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम चेहरे ऐसे हैं, और युवा जब तक नहीं आएगा तो देश भविष्य बदलेगा नहीं। तो पॉलिटिक्स का जो एक चेहरा बना हुआ है हमारे सामने, वो हमेशा से बहुत नेगेटिव है। तो उसको कैसे सुधारें कि हम जैसे लोग, कोई भी लड़का लड़की चाहे कि हम राजनीति में चले जाएं, और परिवार भी इजाजत दे दे और वो भी आगे बढ़ के काम करे? क्या करना? हाँ, युवाओं को तो आगे आना चाहिए। युवाओं को सबसे पहले आना चाहिए, और ये धारणा बदल देनी चाहिए कि राजनीति वाले लोग या नेता लोग अच्छे नहीं होते हैं। मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन कई घरों में मेरा ऐसा रिश्ता है कि वो अपने डाइनिंग टेबल पे एक चेयर मेरे लिए रखते हैं, तो नेताओं के लिए नहीं, आप दरवाजे पर से उनको भगा देते हैं। उनकी ऐसी छवि बन गई है, और ये इस व्यवस्था में वो छवि बनाने में वो खुद जिम्मेदार हैं। वो इस तरह की हरकत करते हैं। मेरा तो बस चले तो एक संस्कारशाला मैं स्पेशली नेताओं के लिए खोल दूं, कि वो जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह की वो गलत हरकत करते हैं पब्लिक में, उनको तो सबसे पहले, और कोई योग्यता क्यों नहीं होती है भाई? आप चपरासी बनने के ऐसा रिश्ता है कि वो अपने डाइनिंग टेबल पे एक चेयर मेरे लिए रखते हैं, तो नेताओं के लिए नहीं, आप दरवाजे पर से उनको भगा देते हैं। उनकी ऐसी छवि बन गई है, और ये इस व्यवस्था में वो छवि बनाने में वो खुद जिम्मेदार हैं। वो इस तरह की हरकत करते हैं। मेरा तो बस चले तो एक संस्कारशाला मैं स्पेशली नेताओं के लिए खोल दूं,
कि वो जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह की वो गलत हरकत करते हैं पब्लिक में, उनको तो सबसे पहले, और कोई योग्यता क्यों नहीं होती है भाई? आप चपरासी बनने के लिए योग्यता निर्धारण करते हैं और नेता बनने के लिए कोई योग्यता नहीं। नेताओं का चरित्र फिल्मों में, किताबों में बहुत खराब दिखाया जाता है। अच्छे नेताओं को, जो नेता अच्छा काम करते हैं उन्हें अच्छा भी दिखाइए आप। जी जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा नेताओं का, जो मैं राजनीति में आऊँगा, मैं कुर्ता पैजामा नहीं पहनूंगा और मैं राजनीति में धारणा बदल दूंगा कि नेता लोग खराब होते हैं। मुझे आप अपने घर के अंदर बैठाएंगे नेता होने के बाद भी, मुझे उसी तरह से इज्जत सम्मान देंगे। ये सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है राजनीति में आने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी आप कहाँ से कैसे खड़े हो रहे हैं, किस उम्मीदवार की? एक हमारे बहुत जो मेरे इंस्पिरेशनल जो आदर्श व्यक्ति हैं वो हैं गुड्डू बाबा, विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा। उन्होंने 22 साल तक लावारिस लाशों के लिए या जनता के हित के लिए, या गरीब लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पाती थी, उन्हें पावरोटी बिस्किट का पैसा भी लोग खा जाते थे। भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पे है कि लोग आदमखोर हो गए हैं। आप गरीबों का, लोग इतना पैसा खा जाते हैं, वो लोग तो बेचारे ऐसे ही मरे हुए हैं। तो उसके लिए उन्होंने 22 साल तक आवाज़ उठाया और उन पे हमले भी हुए, कई गलत लोगों के द्वारा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और आज तक उनके पास 1 रुपया जमा पूंजी नहीं है, लेकिन वो जहाँ जाते हैं उनका सम्मान होता है। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जवान किसान, जो कि सैनिकों की, जो 1962 में भारत चाइना लड़ाई हुई थी, उसके एक कर्नल साहब आर.डी. सिंह सर हैं। जो 2008 में ताज होटल पे हमला हुआ था, उसके एक कमांडो, नेवी कमांडो राकेश रंजन। तो ऐसे लोगों की पार्टी से मुझे प्रवक्ता का एक निमंत्रण आया कि आप अच्छा बोलते हैं, आपने संस्कारशाला बनाया है, हम आपके साथ कदम, तो आप स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगा अच्छे लोगों, ईमानदार लोगों की पार्टी है और आपराधिक चरित्र वालों को इसमें टिकट नहीं दी जाएगी। यद्यपि मेरा हर बड़े दलों में, राजनीतिक दलों में अच्छे अच्छे मित्र हैं, लोग हैं, वो लोग कब से बुलाते रहे हैं, पर उनकी विचारधारा मुझे नहीं पसंद आती थी सारी। तो मैं नए शुरुआत करना चाहता था, अपनी योग्यता के बल पे पहचान बनाना चाहता था। तो सबसे बड़ी बात है संजीव जी कि एक आप ऐसे विचार लेकर के सामने आए हैं, तो लगता है ना कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और बिल्कुल ऐसा सोच के चलेंगे बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ, तभी कोई चेंजेस आ सकता है। क्योंकि अकेले अगर आप बढ़ना चाहें तो बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी। कैसे होगा ये? किसी भी काम के शुरुआत में तो मुश्किलें आई ही थी। जैसे आपको सती प्रथा एक याद होगा कि अगर हस्बैंड मर जाते थे तो एक बहुत खराब कानून था कि वाइफ को जो उनकी, और मुझे नहीं लगता कि अगर राजनीति में जो आपकी बात सुने, जो आपकी बातों को समझें, जो आपकी समस्याओं को समझें, ऐसे अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर राजनीतिक हमेशा से मजाक बन के रह जाएगा। तो मैं तो सभी युवाओं से, सभी अच्छे लोगों से आग्रह करता हूं कि सबसे पहले वो अपने परिवार को कन्विंस करें कि नेता बनना बुरा नहीं है। आप हर चीज बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही नेता की बात आती है सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये गलत नहीं है, पहले इस चीज को समझना होगा। तो आप और क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से साहित्य और राजनीति आप में, आपकी बिल्कुल रग रग में समाया हुआ है। तो समाज को बदलने के लिए और क्या करना चाहिए? हम लोगों को किस तरह से जन जागरण कर सकते हैं कि लोग जैसे बिल्कुल अनकंसर्न हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, या जो हो रहा है, हमें अपनी रोटी कमाने खाने से मतलब है, और इसके अलावा हमें सामाजिक सरोकार कम लोग हैं आपके जैसे जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो लोगों को हम कैसे समझा सकते हैं कि आप के ही समाज का हिस्सा हैं, आप उनके लिए सोचिए? सबसे ऊपर तो देश है। मैं हर इंटरव्यू में, हर साक्षात्कार में बोलता हूं कि देश प्रेम की भावना सबसे ऊपर रहनी चाहिए। आप सूखी रोटी भी खा रहे हैं तो भी अगर आपके अंदर देशभक्ति है तो उसका एक अलग जुनून होता है। अगर भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए, सुभाष चंद्र बोस जी हुए, ये लोग नहीं रहते तो हमारा देश आज़ाद नहीं रहता, हम लोग इतनी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे हजारों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, पर वो वाला अभी जो युवाओं में है वो बदल गए हैं। वो स्वार्थी युवा या हर वर्ग के लोग या छात्र, वो सिर्फ अपने तक सीमित है। मुझे नौकरी कर लेनी है, मुझे कार खरीद लेना है, मुझे मोबाइल खरीद लेना है, मेरे बच्चों को पढ़ा लेना है। तो फिर समाज और देश को कौन देखेगा? अयोग्य लोग को, आप जैसे चाणक्य जी ने कहा, अगर आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं तो योग्य लोग आप पे शासन करने लगते हैं। तो मैं सब लोगों को बोलूँगा कि सबसे पहले आप देश के लिए शुरुआत कीजिए, अपने आप को बदल कर। मैंने अपने आप को बदला। पहले मेरे मुँह से भी कुछ कुछ गालियाँ निकलती थीं, मैं कहीं भी कचरा फेंक देता था, मैं किसी से भी बहस कर लेता था, मेरे में सिविक सेंस की कमी थी। लेकिन मैंने जब 4-5 बदलाव किया और लोगों को बताना शुरू किया कि भैया ये चीज़ अच्छा नहीं है, बहुत लोग तो पान गुटखा छोड़ दिए, बहुत लोग नशा करना छोड़ दिए, बहुत लोग मेरे साथ आकर बैठते हैं कि अच्छी फीलिंग होती है, सकारात्मक। तो मैं बोला कि जब मैं इतना छोटा से ये कर सकता हूँ तो अगर राजनीति में गया तो और ज़्यादा लोग मेरा बात सुनेंगे। और मेरा ध्येय है 101 संस्कारशाला खोलना।
तो मेरे साथ एक मेरे पार्टनर भी हैं पीयूष राज जी, जो कि बच्चों को अगर वो फर्स्ट डिवीजन नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे घरों के बच्चे हैं जो कोई सब्जी बेचते हैं, जो कोई ठेला लगाते हैं, उन लोगों को पढ़ाते हैं, तो वो पूरा पैसा ही रिफंड कर देते हैं, बोलते हैं मैं वैसा शिक्षक नहीं हूँ जो पैसे के लिए काम करूँ। तो ऐसे लोग जब मेरे साथ आ रहे हैं, ऐसे हजारों लोग आ जा चुके हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं सफल होऊंगा और एक नई ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब हमारी होऊंगा। सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या राजनीति में प्रवेश में कोई विरोध भी झेलना पड़ा आपको? हाँ, बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं मुझ पे, तो कई लोगों ने कहा आप पे अटैक भी हो सकता है, आप पे हमला हो सकता है, आपके व्यक्तिगत चीज़ों पे चर्चा हो सकती है। तो भैया जब जब निकल गए देश के लिए तो फिर सोचना ही नहीं है, या तो हम एकदम डर के छुप के बदलाव के लिए कोशिश ही नहीं करें, या फिर एक जुनून, एक छोटा सा मतलब आप बताइए कि दिव्यांग बच्चा जो बोलता है कि मेरे घर में सब लोग बोझ समझते हैं, भैया अगर कोई आपके साथ नहीं रहेगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मेरे विरोधियों को वो जवाब देंगे। तो ऐसे लोग जब आ रहे हैं, कई साहित्यकार लोगों के व्यक्तिगत मैसेज आए कि मैं आपके साथ हूं, हजारों लोगों के संदेश आए, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शुरुआत की, अच्छे चीज़ों की शुरुआत की हो गई है, एक क्रांति की, और ये मशाल नहीं बुझेगी। ये मशाल मेरी मौत पे ही बुझ सकती है। मैं 101 संस्कारशाला खोलूंगा, चाहे लोग मुझे वोट दें न दें, राजनीति में मुझे मैं सफल हूं या ना हूं। सफल होऊंगा तो जल्दी खुलेगा, मैं उन सभी बच्चों को संस्कार दूंगा जो मुझे वोट देंगे या ना देंगे, ऐसा देखकर नहीं कि जातीय समीकरण के कारण आप मुझे वोट नहीं दे रहे हैं तो आपके बच्चे मेरे संस्कारशाला में आएंगे तो मैं उन्हें नहीं सिखाऊंगा, मैं उन्हें भी सिखाऊंगा। तेज गाड़ी चलाकर जो लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, उन बच्चों को भी सिखाऊंगा कि बेटा इसमें तुम्हारी भी जान जाएगी और कोई अनजान आदमी जो बेकसूर होगा उसकी भी जान जाएगी। तो मैं ये कोशिश करता रहूंगा। हाँ, जैसे ही अगर आप लोग मुझे सफल बनाते हैं तो 1 साल के अंदर मैं 101 संस्कारशाला खोलूंगा, और अपने एरिया के जो हर एरिया या बाहर भी हर जगह मैं ये भी स्कूल में एक छोटा सा बनवाऊंगा जहां इस तरह की चीज़ों को बढ़ाने का ये मिलता है। मैं कोशिश करूंगा इस चीज़ के लिए। ज़रूर। तो हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इस नेक विचार के साथ आप कदम बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसे में बहुत लोग आपका साथ देंगे। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सब लोगों को मैं बोलूँगा कि देखिए, परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए, पैसे प्रॉपर्टी की लड़ाई मत कीजिए, छोटा सा जीवन है, हंसी खुशी से गुजारिए। और युवाओं को बोलूँगा कि लड़कियों महिलाओं का सम्मान कीजिए, और महिलाओं और उनको भी बोलूँगा कि वो भी उनका सम्मान उसी ढंग से दें। क्योंकि जैसे ही आप छेड़खानी करते हैं तो आपके माता पिता परिवार के साथ साथ आपके गुरु का भी अपमान होता है। आपको 2 मिनट के लिए लगता है कि आपने कमेंट्स कर दिया, लेकिन वो पूरा आपके परिवार और माता पिता का भी अपमान और सबका हो गया। तो अच्छी चीज़ें सीखिए, समाज में सकारात्मकता फैलाइए, डिप्रेशन से दूर रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, भले ही सूखी रोटी खानी पड़े। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। जी, सभी लोगों को नमस्कार। तो आज के खास मेहमान थे हमारे साथ संजीव कुमार, और बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने देखा आपने कि राजनीति के थ्रू या फिर साहित्य के द्वारा या समाज में अपनी किसी भी तरह से एक पहचान बना के समाज को बदलने की एक कोशिश, मुझे लगता है हमें भी ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगली बार एक और खास मेहमान होंगे हमारे साथ, तब तक के लिए अलविदा।